Using the results of your investment appraisal and other information, advise the company which project it should invest in. Justify your advice. ये हमने किंग्स एंड ग्रीन स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली थी इन द लास्ट 2 क्लासेस एंड मतलब लास्ट की जो क्लासेस थी उसमें. और अब मुझे बताना है, यूजिंग योर द रिजल्ट्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, advise the company which project it should invest in, justify your advice. And this is 16 marks. By the way, एग्जाम में 16 मार्कर नहीं होगा, 12 मार्कर होगा. और एग्जाम में जो पेपर 3 है उसमें जो 12 मार्क होगा उसका स्ट्रक्चर ये है कि आप सबसे पहले इंट्रो लिखते हो, फिर यू हैव टू मेक 2 मेन पैराग्राफ्स एंड देन यू हैव टू राइट अ कंक्लूजन. थोड़ा सा इसमें कंटेंट ज़्यादा है क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है. लेकिन एग्जाम में ये 12 मार्क का क्वेश्चन होता और इसमें तीनों नहीं दिए हुए होते, कोई भी आपको आई थिंक एक या मैक्सिमम 2 दिए हुए होते. लेकिन अभी इस सिचुएशन में I'll have to obviously talk about payback. I'll have to talk about ARR. I can talk about NPV as well. क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा बड़ा अगर क्वेश्चन करके समझ लें, समझो अगर इसको हम इंट्रो पैराग्राफ 1 में हम पेबैक लिख लें, पेबैक की कहानी. पैराग्राफ 2 में हम ARR की कहानी, और पैराग्राफ 3 में हम NPV की कहानी. वैसे पैराग्राफ 3 नहीं होता पेपर 3 में, लेकिन अभी क्योंकि ये सिर्फ बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, वरना हम ये हटा देते. एग्जाम में शायद अगर मुझे पेबैक और ARR दिया हुआ होता है, NPV ना दिया हुआ होता, तो आई वुड हैव नॉट टॉक्ड अबाउट NPV देन. बट अभी क्योंकि तीनों दिया हुआ है जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस, हम फर्स्ट पैराग्राफ में पेबैक, सेकंड पैराग्राफ में ARR, थर्ड में NPV, एंड देन आई विल गिव माय कंक्लूजन. एंड डेफिनेटली पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा प्लान बनाता हूँ, जरा प्लान साथ साथ बनाओ. फिर क्वेश्चन 2, हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट. आई एम गोइंग टू मेक अ प्लान फॉर इट. जरा प्लान तुम लोग देखो, सुनो, कॉपी भी करो. इसके बाद फिर तुम लोगों को खुद से भी अटेम्प्ट करना होगा ये क्वेश्चन, ताकि राइटिंग प्रैक्टिस और इम्प्रूव हो. इंट्रोडक्शन में आई थिंक आई शुड डिफाइन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. Investment appraisal is the process or the techniques used by the finance department to evaluate a certain investment decision and to analyze that whether an investment would be worthwhile, whether investment should be done. तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. एंड दिस कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगा, और इंट्रोडक्शन देने के बाद इन माय फर्स्ट पैराग्राफ I'll be talking about payback. सही है, देखो लिखते कैसे हम जरा सुनना. कि सबसे पहले मुझे रिजल्ट अपना स्टेट करना पड़ेगा. द पेबैक फॉर option 1 is 3 year and 1 month, whereas for option 2 it is 2 year and 8 months. सही है, पहले तो डेफिनेटली मैं रिजल्ट अपना स्टेट करूंगा और फिर इसका पूरा मतलब बताऊंगा. दिस मीन्स, याद रहे कि सिर्फ ये नहीं कर सकते कि payback for option 1 is 3 year and 1 month and for option 2 is 2 year and 8 months and this means that option 2 is better. No, you have to explain that what does this mean. This means that जो अमाउंट आप ऑप्शन 1 में इन्वेस्ट करते हो, अगर इक्विपमेंट आप ऑप्शन 1 वाले इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हो, तो जो पैसे आप इन्वेस्ट करोगे दैट विल बी रिकवर्ड लेटर एज कंपेयर टू द amount that if you would have invested in option number 2, because it's just going to get recovered in 2 year and 8 months. There's a difference of 3 months. You talk in detail. यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी पूरी कहानी लिखना होती है, उसके मेन मार्क्स होते हैं. दिस मीन्स दैट the investment will be recovered in one in 3 year 1 month if investment is done in option 1, and it will take more time. No, it will take more time of 3 months. 3 महीने ज्यादा है in option 1 as compared to option 2, है ना. फिर इसके ये बुरा क्यों होता है, स्लोअर पे बैक. is not preferred by the companies.
स्लोअर पेबैक क्यों अच्छा नहीं लगता? स्लो पेबैक होने से क्या मसला होता है कि ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट लेट करनी होगी, जाहिर है। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट करता हूँ तो 2 साल और 8 महीनों में पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं ऑप्शन 1 में इन्वेस्ट करता हूँ तो 3 साल और 1 महीना लगेगा। तो इसका मतलब कि ज़्यादा टाइम तक पैसे ब्लॉक रहेंगे, और अगर मुझे किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आई हैव टू वेट फॉर अ बिट लॉन्गर इफ आई इन्वेस्ट इन ऑप्शन 1, राइट। तो एक तो ये कि ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट्स आपको डिले करना होती हैं। फिर इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट है इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका डिलेड पेबैक होगा उतनी रियल वैल्यू ऑफ मनी कम होना शुरू हो जाती है। प्लस जितना ज़्यादा लेट पेबैक होगा उतना ज़्यादा मुझे फ्यूचर के कैश फ्लोज पे रिलाई करना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा फिर उस प्रोजेक्ट में रिस्क भी कंसिडर किया जाता है। ये वही थ्योरी है जो मैंने, जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ रहे थे तो उसमें ये थ्योरी पे हमने बात की थी। और फिर हम इसके थोड़े से हम चाहें अगर, तो पेबैक के वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टेन एडवांटेजेस दैट पेबैक इज अ वेरी, सब कुछ लिखो, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब कुछ लिखना भाई। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट एंड इट इज़ इजी टू कंपेयर। हाउ this technique is a very short term focused technique, क्योंकि वो सिर्फ तब तक के कैश फ्लोज को कंसिडर करता है जब तक पेबैक ना आ जाए। यानी कि जैसे जब 2 साल और 8 महीने मैंने सोचा, सुनना इधर आ, जब मैंने ऑप्शन 2 का पेबैक निकाला 2 साल और 8 महीने, तो मैंने सिर्फ तब तक के कैश फ्लोज को कंसिडर किया जब तक के मेरा पेबैक नहीं आ जाता। यानी कि याद है मैंने 2 साल और 8 महीने निकाला, तो मैंने सिर्फ 3 साल के कैश फ्लोज को देखा, बाकी बेचारे ईयर 4 और ईयर 5 की तरफ तो देखा ही नहीं। The point is payback only consider the cash flows till the time, only till the payback is just received, else इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं करा था पेबैक। ये भी एक सीन बैड है उसका, सही है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर नहीं करता, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बस बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया। एक पैराग्राफ में पेबैक पे बनाऊंगा प्रैक्टिस के लिए प्रॉपरली। फिर सेकंड पैराग्राफ में बनाऊंगा एआरआर पे, जिसमें मैं बताऊंगा कि, पहले स्टेट करूंगा ऑब्वियसली कि द पेबैक द एआरआर फॉर ऑप्शन 1 इज 7 पॉइंट कितना था, 7.6%, वेयर एज फॉर ऑप्शन 2 इट इज 10.7%। और फिर इसका मतलब बताना होगा भाई। स्टेट करने के बाद आपको हर चीज का मतलब बताना होता है, बेसिक मतलब। इसका मतलब क्या होता है कि जो पैसे आप ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट करोगे उस पे एनुअली 10.7% आपको प्रॉफिट होगा, जबकि अगर आप ऑप्शन 1 में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट एनुअली 7.6% होगा। पूरा पूरा मतलब, हाँ। दिस मीन्स दैट ऑप्शन 2 will give higher return on the amount invested as compared to option 1, as compared to option 1, and which means that option 2 seems to be more profitable. Yeah, it's a better use of amount invested, सही है। और ARR का भी गुड सीन ये होता है कि इट इज अ रिलेटिव मेजर, परसेंटेज में आता है ना, परसेंटेज में जो आता है उसको कहते हैं इट इज अ relative measure, and it is very easy to calculate and compare. However, uh, however हमने जो प्रॉफिट्स निकाले हैं अगर याद हो, however जो प्रॉफिट्स निकाले हैं उसको हमने कैश फ्लोज के थ्रू निकाले थे ना। मतलब हमने क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया था, सारे इनफ्लोज को ऐड किया था और आउटफ्लो को माइनस कर दिया था। तो ये नेट कैश फ्लोज को हमने प्लस माइनस किया और हम बोल रहे हैं ये प्रॉफिट है। क्या कैश फ्लो और प्रॉफिट सेम होता है क्या? ये एआरआर की सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है कि वो क्या कंसिडर करता है, दैट नेट कैश फ्लो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, वेयर एज दिस इज नॉट द ट्रुथ, बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट। दोनों
अलग अलग है ना भाई, डिप्रिसिएशन होते हैं, कितने नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो profit and cash is not same, is considered to be same in ARR, which is not right. Is considered to be same in ARR, which is not practically right. सही है। प्रॉपर मतलब ARR के ऊपर हमने एक पैराग्राफ बनाना है जिसमें पूरा हम ARR की कहानी करेंगे, उसके एडवांटेजेस। चाहो तो पहले नोट्स रीड कर लो, बुक रीड कर लो, एडवांटेजेस, और जितना ज्यादा लिख सकते हो ना उतना ज्यादा लिखो, ताकि ये ARR आपका पक्का हो जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपने जो इसका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा हुआ है ना, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपका बिल्कुल रॉक सॉलिड हो जाए बेसिकली। सही है। एंड आफ्टर ARR फिर हम एक पैराग्राफ बना लेंगे। वैसे तो इंट्रो, 2 पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन होता है 12 मार्क में, लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर हम थर्ड पैराग्राफ भी बना देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का। एंड सबसे पहले स्टेट करेंगे द NPV ऑफ ऑप्शन 1 इज कितना, 31,300, एंड फॉर ऑप्शन 2 इट इज 49,960 ना, 31,300, 31,300 ना, क्या बोला मैंने, and $49,960. The NPV of option 1 is 31,300, and for option 2 it is $49,960. इसका मतलब भी बताएंगे। This means, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है the present value of cash inflows exceeds the present value of, अभी मैं PV लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा प्रेजेंट वैल्यू लिखोगे ना भाई। The present value of cash inflows exceeds the present value of cash outflows by a higher amount in option 2, and this shows that option 2 will give better results, better profits, better returns as compared to option 1. And फिर इसके कुछ फायदे भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि NPV do consider the time value of money by adjusting the discounted, क्या कह सकते हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स, है ना। डिस्काउंट फैक्टर्स पे एडजस्ट करके फिर वो रियल वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड होता है। इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल कैश फ्लोज, इट्स बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, जो कि इसकी एक अच्छी बात है। प्लस NPV कंसिडर्स द कैश फ्लोज ऑफ इंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी के वो कैश फ्लोज को कंसिडर करता है। ये भी एक इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन इट कैन गेट वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निक, इट कैन गेट वेरी द वर्किंग्स ऑफ NPV। वैसे तो हमें डिस्काउंट फैक्टर्स और सब कुछ गिवन होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, और इट्स एन एब्सोल्यूट मेजर, इट कैन नॉट इजीली बी कंपेयर्ड। वैसे अगर हम तो थोड़ा और टेक्निकली देखें ना, तो जैसे थोड़ा मैं आपको सोचना सिखाता हूँ। जो ऑप्शन 2 है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, 240,000 ना। ऑप्शन 2 में इन्वेस्टमेंट है 240, और 240 की इन्वेस्टमेंट पे $49,960 का NPV है ना। 240,000 की इन्वेस्टमेंट पे $50,000 अप्रोक्सीमेटली कमाएंगे हम। और अगर मैं ऑप्शन 1 देखता हूँ तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और NPV भी कम है। मतलब ये तो बहुत ऑफ सीन है यार, काफी ऑफ है। मतलब फाइनेंशियली ऑप्शन 1 जो है ना, वो इट्स नॉट दैट गुड आई बिलीव। बट अब जाहिर है कंक्लूजन भी देना होगा उसमें, हमें बताना होगा कि कौन सी इक्विपमेंट, कौन सी मशीन पे जाना चाहिए। तो मुझे अपना जो कंक्लूजन है उसके अंदर, फर्स्ट आई हैव टू गिव माय ओपिनियन इन विच आई विल सजेस्ट दैट कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए भाई, क्या खरीदें बताओ। अब यार फाइनेंशियली तो मुझे ऑप्शन 2 ही बेहतर लग रहा है,
लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल बेस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस नहीं करते. वी आल्सो हैव टू कंसिडर द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी अकाउंट फॉर ऑल अदर information given in the case before I make my opinion. I'll have to make sure that I give my opinion according to the situation, according to what is happening in the case. सीन क्या था वैसे, कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है. ओन लेबल ब्रांड्स का याद आई, सुपरमार्केट केस याद होना चाहिए वरना रीड कर लो भाई रुक के. Supermarkets are now making their own label brands and कंपटीशन बेसिकली हमारे लिए बढ़ रहा है. प्लस ऑप्शन टू जो है, ऑप्शन वन जो है वो फुली ऑटोमेटेड है. एम्प्लॉय पे डिपेंडेंस भी कम होगी. वी विल जस्ट नीड वन ऑपरेटर पर शिफ्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है. और एथिकल एंड environmentally फ्रेंडली भी है बिकॉज द वाटर पोल्यूशन लेवल्स विल बी लेस इफ वी गो फॉर ऑप्शन नंबर वन. समझ आ रहा है. और ऑप्शन टू पे जाता हूँ तो थोड़ी कम महंगी है वो, पोल्यूशन लेकिन ज़्यादा है, लोग भी फिर ज़्यादा चाहिए होंगे. अब जो मेनली नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, वैसे फाइनेंशियली तो ऑप्शन टू अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट. इन्वेस्टमेंट भी कम है, रिटर्न्स भी ज़्यादा है. एग्जाम में अब तुम लोग ये भी कह सकते हो कि यार गो फॉर ऑप्शन टू, ये भी कह सकते हो कि गो फॉर ऑप्शन वन. वट एवर योर ओपिनियन इज यू विल हैव टू जस्टिफाई दैट ओपिनियन. या मैं सिंपल सिंपल ये भी कह सकता हूँ कि यार सारे ही फाइनेंशियल जो पे बैक, ARR और NPV सारे ही फाइनेंशियल जो है वो मशीन ऑप्शन नंबर टू की फेवर में है. लेकिन फिर भी आई थिंक मेरा ओपिनियन जो है वो शायद तुम लोग पहुंच गए हो अगर तुम लोग प्रॉपर पढ़ चुके हो कि आई थिंक आई विल गो फॉर ऑप्शन वन. स्टिल आई विल गो फॉर ऑप्शन वन. And overall, I think that King and Green should invest in the equipment of option one. वो इसलिए क्योंकि देखो यार, एथिकल फैक्टर्स पे ना एग्जाम में मैं सजेस्ट करूंगा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. एथिकल फैक्टर्स के ऊपर जो है ना एग्जाम में, अगर आपकी इक्विपमेंट टू पे जाते हो ऑप्शन टू पे, तो उसके पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, उसमें एम्प्लॉयज़ पे डिपेंडेंस ज़्यादा है. तो एथिकली भी और अगर आप टेक्निकली भी सोचो तो जितना इंसानों पे कम डिपेंडेंस होगी उतना मुझे सुकून होगा. और अगर मैं और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो ये भी कहूँ कि वैसे ही कंपटीशन बढ़ रहा है. वो जो सुपरमार्केट्स हैं वो अपने नाम से अपनी ब्रांड्स बना बना के बेच रही हैं. तो अभी तो आपको कोई USP टाइप या ब्रांडिंग टाइप चीज चाहिए एंड यू इन्वेस्ट इन दैट ethically and environmentally friendly equipment and just showcase. ठीक है, शायद आपको ये अगले 5 साल में इतना रिटर्न नहीं देगा, लेकिन 5 साल की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की सोचें, 50 साल की सोचें, लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करें. तो इससे जो आपका ब्रांड नेम इंप्रूव होगा, जो लॉन्गर रन में आपकी मार्केटिंग होगी, वो फिर उसका गेम और है. और प्लस अगर आप पोल्यूशन भी कंट्रोल कर रहे हो तो दैट कैन बी पोर्ट्रेड एज अ वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ ब्रांडिंग टूल. Maybe that will give returns you might not have expected. गेटिंग माई पॉइंट. सो और वैसे भी एग्जाम में अगर एथिकल और नॉन एथिकल के बीच में कोई चॉइस होगी तो यार फाइनेंशियल से बहुत बड़े रीजन नॉन फाइनेंशियल होते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि कोई नया बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, सेटल्ड बिजनेस है. तो आई थिंक दे शुड गो फॉर ऑप्शन नंबर वन. एंड दिस इज मेनली बिकॉज in option one the equipment is environmentally friendly with less pollution levels. एंड ये लिखेंगे, हम बिल्कुल लिखेंगे कि इवन दो फाइनेंशियली ऑप्शन वन इज मोर एक्सपेंसिव एंड इज लेस प्रॉफिटेबल. लेस प्रॉफिटेबल भी लिख सकते हैं एंड लेस feasible फाइनेंशियली. डेफिनेटली फाइनेंशियली ऑप्शन वन इतना अच्छा नहीं है. लेकिन स्टिल इन द लॉन्ग रन, एग्जाम में लिखना ये बात भाई कि इन द लॉन्ग टर्म द इम्प्रूवमेंट इन द ब्रांडिंग, द इम्प्रूवमेंट इन द नेम, it can be used as a marketing tool. तो लॉन्ग टर्म में जो आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे वो शायद आपको इस शॉर्ट टर्म कॉस्ट के सामने कुछ भी नहीं है. थोड़ा सा खर्चा ज्यादा कर ले भाई, मसला नहीं है. ये एग्जाम में तुम लोग हमेशा सजेस्ट करना कि एथिकल साइड पे हमेशा रहो. ये भी लिख सकते हैं दैट द कंपटीशन इज आल्सो इंक्रीजिंग
जितना अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हो ना, हैवीएस्ट पॉसिबल. द कंपटीशन इज आल्सो इंक्रीजिंग and supermarkets are now making their supermarkets are now making their own label brands. बाकायदा मतलब सुनो मेरी बात कि एग्जाम में जो है ना, कंक्लूजन को आप प्रॉपर इंपॉर्टेंस देना. बेचारे कंक्लूजन को ये मत समझो कि 2-3 लाइन के अंदर खत्म करना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग प्रॉपर एंड इक्वल इंपॉर्टेंस टू दिस कंक्लूडिंग पैराग्राफ. कंक्लूजन इज नॉट जस्ट कि आप समरी ऑफ द क्वेश्चन या समरी ऑफ द स्टोरी लिख रहे हैं. कंक्लूजन इज अ प्रॉपर पैराग्राफ एंड शुड बी गिवन अ प्रॉपर एंड इक्वल इंपॉर्टेंस टू एनी अदर पैराग्राफ. मे बी कंक्लूजन के शायद मार्क्स आपके नॉर्मल पैराग्राफ से भी ज्यादा होते हैं. सही है, तो उसको आप जरा इंपॉर्टेंस देना. और try to copy down this plan, maybe just read it and then try to attempt it. अटेम्प्ट करोगे तो पूरा ग्रिप अच्छी हो जाएगी, जाहिर है आदत हो जाएगी. या चाहो तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के आप नोट्स रीड करो, बुक वगैरह रीड करो, रिवाइज कर लो. इसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो. तो वेरी लाइक इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव. एंड just attempt it, and if you have any questions then definitely you can ask me. Okay, bye.